जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर जिससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पार्ट का जो है उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए। तो आज 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपका वेक्टर है, डिफरेंशिएशन है, निश्चित समाकलन है, ठीक है, और इंटीग्रेशन माने अनिश्चित समाकलन भी है। तो ये आज का जो आपका सेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबों के लिए। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और हम ये सोच रहे थे ना कि आप लोग का जो क्लास है कल से सुबह 5 बजे यदि लिया जाए तो कैसा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर आप लोग दे दीजिएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग को सुबह उठने की शायद आदत नहीं होगी, शायद जैसा हमें लग रहा है नहीं, आप लोग देर तक सोते होंगे। तो यदि हम सुबह क्लास लेकर आएंगे तो आप जल्दी उठ जाएंगे और पढ़ाई भी करेंगे, ठीक ना। तो ऐसा हमारा मानना है। यदि आप लोग इससे सहमत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि कल से जो है हम आप लोग के लिए क्लास सुबह 5 बजे लेकर आ जाए, ठीक है ना। अच्छा होगा, आप सुबह सुबह उठेंगे, पढ़ाई करेंगे तो एक एनर्जी मिलेगा पूरे दिन भर के लिए, ठीक है। बाद बाकी बहुत सारा वीडियो जो है आपको ब्रह्मास्त्र कोर्स में या फिर मिशन 50-50 में, जिसमें अभी आप देख रहे हैं, इसको दिया गया है। जिसको यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में तो हम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में ही जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा वहां पर। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन देखने में, ठीक है ना। देखिए चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये पहला सवाल है क्या? नहीं, ये पहला नहीं है, इसको नीचे जाने दीजिए। एक मिनट, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। निश्चित समाकलन का ये पहला क्वेश्चन आपका है। देखिए सवाल है कि सीमा का मान है π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। आपको कॉन्सेप्ट बताए थे निश्चित समाकलन का। देखिए ना, सीमा का मान कितना है? π/2 से π/2। देखिए π/2 से π/2 और यहां पर फंक्शन आपका है sin स्क्वायर x dx। आपको बता दें कि यदि कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, क्लियर है, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, यदि सीमा का मान सेम टू सेम है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। याद रखिए हमेशा कि यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, फंक्शन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सॉरी, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, सीमा का मान यदि सेम टू सेम है तो दिए गए फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, एक मिनट। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सवाल आपका है कि सीमा का मान है 0 से 1 √x dx, यही ना है। सीमा का मान है 0 से 1 √x dx। सबसे पहले तो आपको √x का इंटीग्रेशन करना है। √x का इंटीग्रेशन कितना होता है? रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? पावर में 3/2। एक जोड़ेंगे ना, हाँ, तो आगे हो जाएगा आपका 2/3। और जो सीमा का मान है वो कहां से कहां तक है बाबू? तो 1 से 4 तक, यानी पहले 4 रखना है फिर 1 रखना है। 2/3 ज्यों का त्यों, पहले यहां 4 रख दीजिए तो हो जाएगा 4 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2। गौर करेंगे इधर, ये 2/3 ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। 4 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/2, ठीक है। और फिर माइनस 1 के पावर चाहे कुछ भी होगा उसका मान 1 के बराबर होगा। ये 2 से 2 कटेगा आपका, 2 के पावर 3 8, 8 में से घट गया 7 और 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14, ठीक है। और बट्टा में कितना हो जाएगा? 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 14/3 के बराबर, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 14/3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आइए अगले सवाल को देखेंगे। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन आपका होगा,
ठीक है, देखिएगा तीसरा सवाल क्या है, सीमा का मान है 0 से 1 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हो गया, यहां पर मिस्टेक है थोड़ा सा, tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जब अनिश्चित समाकलन हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि यदि आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हो ना बाबू, ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, यदि आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन यदि आपको नीचे में दिख जाए, जैसे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहां पर आपको दिख रहा है, तो यदि ऐसा आ जाए, ठीक है, कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे में दिखे आपको, ठीक है ना, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे में दिखे, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है जो आपको ऊपर में फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, ऊपर में जो फंक्शन दिख रहा है उसके पावर में एक जोड़कर, ठीक है, बटा में ज्यों का त्यों, जैसे tan इनवर्स x है, ठीक है, इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब बट्टा में 2 हो गया, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। यदि ये अनिश्चित समाकलन होता तो इसका यही आंसर हो जाता, लेकिन ये अनिश्चित समाकलन नहीं है, ये निश्चित समाकलन है, तो यहां पर अब मान रखना पड़ेगा आपको, जो सीमा का मान है उसको रखना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है, रख लेते हैं, कोई श्रम नहीं है इसमें। हाँ अच्छा देखिए, मान रखने के लिए आपको 0 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan में 0 जो होता है, tan में 0 जो होता है वो 0 का मान होता है, इसलिए 0 रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 रखना है। तो जैसे ही यहां 1 रखेंगे तब tan में 1 कितना का मान होता है, tan में 1 होता है π/4 का मान, तो हो जाएगा π/4 का स्क्वायर बटा में 2, अलग अलग करेंगे तो पाई का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, अब बट्टा में 2 है तो 2 लिखेंगे, यानी पाई स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा 16 दूनी 32, पाई स्क्वायर बट्टा 32 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर बट्टा में 32 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे इधर, ये अगला सवाल आपका आ गया, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है सीमा का मान है 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx। पहले तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर 3 बट्टा में 3 होता है, यही ना होगा। अच्छा सीमा का मान कितना रखना है, तो 0 से 1, यहां पर 0 रखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि 0 रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, तो आपको कितना रखना है 1। अब बताइए कि 1 रखेंगे x के जगह पर, तो 1 के पावर 3 बट्टा में 3, 1 के पावर में कुछ भी होगा उसका मान तो 1 के बराबर होगा ना। हाँ तो ये हो जाएगा आपका 1 बट्टा में 3 के बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 बट्टा में 3 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर, ठीक है बाबू, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। आप लोग भी जो आंसर है, जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ABCD करके लिखते जाइए आप, ठीक है, टाइप करते जाइए फटाफट से सभी लोग, ताकि हम भी देखें कि आप कितना ज्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से कर पा रहे हैं, कितना और बेहतर तैयारी करने की आपको जरूरत है, ठीक है, ये हमको भी पता चलेगा। समझ में आ रहा है। हाँ चलिए देखिएगा अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, क्वेश्चन आपका आ गया है। क्वेश्चन आपका है सीमा का मान 0 से π/2 sin x dx। सीमा का मान है 0 से π/2 sin x dx। पहले तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है, सीमा का मान रखना है π/2 से 0। चलिए देख लीजिए, तो पहले π/2 रख लीजिए, यानी cos π/2 माइनस cos 0। यहां 0 रखने की जरूरत है क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। नहीं, हाँ जब 0 के बराबर हो रहा होगा तो मान रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ यदि 0 के बराबर नहीं हो रहा है तब तो आपको मान रखना ही पड़ेगा। तो यहां इसका मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है इसलिए मान रखेंगे, माइनस ज्यों का त्यों, cos 90 डिग्री का मान हो जाता है 0, सॉरी cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, 0 नहीं लिखा रहा है, देखिए, और माइनस cos 0 डिग्री का मान हो जाता है 1 के बराबर। ये माइनस से अंदर में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है इसका आंसर, ठीक है ना बाबू। आइए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा एक बार।
थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। देखिए सवाल आ गया आपका, क्वेश्चन है कि सीमा का मान है -π से पाई। गौर करेंगे इधर, -π से पाई और यहां tan x है। आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, यदि सीमा का मान -a से a हो और जो अंदर में फंक्शन आपको दिया गया है वो फंक्शन आपका ऑड फंक्शन हो, ठीक है, ये जो आपको अंदर में फंक्शन दिया गया है ये ऑड फंक्शन हो, ठीक ना, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होता है। अच्छा, ऑड फंक्शन कौन कौन हो सकता है? तो यदि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो साइन, टैन और कॉसेक, ठीक है, साइन, टैन और कॉसेक। यदि इसके पावर में विषम संख्या आ जाए यानी ऑड नंबर आ जाए, यदि पावर में ऑड नंबर आ जाए तो ये सबका सब जो है आपका विषम फलन होता है, ठीक है, ये सबका सब विषम फलन होता है और इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। गौर करेंगे इधर, सीमा का मान देखिए -a से a है, tan x है और इसके पावर में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है, ठीक है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। चलिए देखिएगा, तो जब इसके पावर में 1 है, गौर करेंगे इधर, तो अब बताइए कि ये विषम फलन है और विषम फलन का इंटीग्रेशन कितना होता है? 0 के बराबर, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, देखिए क्वेश्चन आपका है, सीमा का मान है a से b e के पावर x dx, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, ठीक है ना। अब सीमा का मान आपको कहां से कहां तक रखना है? तो a से b तक, यानी पहले b रखना है फिर a रखना है, तो क्या हो जाएगा? e के पावर b माइनस e के पावर a, ठीक है, e के पावर b माइनस e के पावर a। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको इसका आंसर दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे इधर। देखिए सवाल आपका है, सीमा का मान है a से b dx, सीधे dx है, ठीक है ना, यहां सीधे dx है, तो सीधे dx नहीं है, ये है आपका 1 dx, एक का सॉरी सीधे dx नहीं है 1 dx है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। सीमा का मान कहां से कहां तक रखना है बाबू? a से b तक रखना है ना, सीमा का मान रखना है a से b तक। चलिए तो पहले आपको इसमें रख देना है b, फिर माइनस दे के रख देना है a, तो इसका हो जाएगा आपका b माइनस a। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको इसका सही आंसर दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, कुल मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हमने आप लोग के लिए रखा है और ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबों के लिए, ठीक है। यहां देखिए x dx, x का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू? तो x²/2, ठीक है, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और x के जगह पर आपको कितना रखना है? तो पहले 1 रखना है फिर 0 रखना है, 0 रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर अब बट्टा में 2, 1 का स्क्वायर 1 अब बट्टा में 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। पिछले क्लास में थोड़ा सा फास्ट चले थे हम, तो कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा स्लो चलिए, ठीक है, थोड़ा स्लो चलिए, ताकि हम लोग जो है कुछ बच्चे छूट रहे थे, तो और ऐसा इसलिए हो रहा था कि वो लोग पहले से जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखे थे। तो अभी भी हम वही कह रहे हैं कि यदि आपने हमारे पहले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को। वहां पर जब आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखिएगा तो आप भी कहिएगा कि सर थोड़ा सा रैपिड फायर चलिए, थोड़ा सा स्पीड चलिए, ठीक है, मजा आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को मजा भी आ रहा था जो फास्ट चल रहे थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, सीमा का मान इसमें दिया गया है 0 से 1 है, शायद नहीं दिख रहा है ऊपर वाला, हाँ अब दिख रहा है। देखिए सीमा का मान आपका है 0 से 1, x इंटू 1 - x के पावर में कितना है? 10। चलिए गौर करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए यहां ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों को जोड़कर उसमें से x घटाया गया है, उसके बाद यहां लिखा गया है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि इसी को मान लेना है y, लिखेंगे y बराबर 1 - x, और यदि यहां से आप x का मान निकालेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में आएगा और ये प्लस वाला इधर माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 - y। अब आप एक चीज और कर लीजिए कि सीमा का मान चेंज कर लीजिए। यहां देखिए अभी x के जगह पर 1 है
और यहाँ 0 है ना, तो जैसे ही x की जगह पर 1 रखेंगे, जैसे ही x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 ना। x के जगह पर 1 रखेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यदि आप x के जगह पर 0 रख रहे हैं, यदि आप x के जगह पर 0 रख रहे हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सीमा का मान भी आपका चेंज हो गया। एक चीज और आप जानते हैं कि यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का और मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ता है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बटा dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका हो जाएगा -1, क्रॉस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बराबर हो जाएगा -dx। ठीक है, चलिए आइए अब इसी मान को सिर्फ यहां पर रख देना है। देखिए सीमा का मान कितना है, 0 के जगह पर 1 रखना है और 1 के जगह पर 0 रखना है। यहां जो x दिख रहा है, x के जगह पर 1 - y रखना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 - y। इसके बाद 1 - x के जगह पर y रखना है, तो ये हो जाएगा y, इसके पावर में 10 है तो 10 लिखेंगे। ये जो dx दिख रहा है इसके जगह पर ये इधर वाला माइनस को इधर आने दीजिएगा, तो ये हो जाएगा -dy। ठीक है, चलिए देखिए माइनस को बाहर कर लेंगे, तो जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 0। अब वो देखिए y के पावर में 10 है, उसको 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y के पावर 10 माइनस y के पावर 10 को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y के पावर 11 इनटू में क्या हो जाएगा, dy। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहां पर आगे में माइनस है, यदि सीमा का मान चेंज करेंगे तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, सीमा का मान चेंज करने से चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे ही सीमा का मान चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 0 y के पावर 10 माइनस y के पावर 11। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, dy। चलो बाबू, अब y के पावर 10 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तब पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग माइनस y के पावर 11 का इंटीग्रेशन, तब पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग। 0 रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है कि जैसे ही 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 1 रखना है, कितना हो जाएगा, y के जगह पर जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 के पावर 11 यानी 1 अब बट्टा में 11 माइनस, फिर y के जगह पर जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के पावर 12 यानी 1 का बट्टा में 12। 11 12 का लौसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 नहीं, 132 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, सॉरी भाग देंगे तो 12, 12 को 1 से गुना करेंगे 12 माइनस 132 में यदि 12 से भाग देंगे भागफल होगा 11, 11 को 1 से गुना करेंगे 11, 12 में से 11 घट गया तो 1 बट्टा में 132। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 बट्टा 132, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है ना बाबू, हाँ मतलब एक आध सवाल ऐसा आपको मिलेगा, एक आध क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको क्रिया करने के लिए कहेगा, थोड़ा सा, बाकी सब क्वेश्चन सिंपल है जैसे आप देख रहे हैं अभी। चलिए अगला सवाल क्या है, किधर गया भाई, आजा, हाँ आ गया। देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिएगा थोड़ा सा, समझने की इसमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि सीधे dx है तो dx का इंटीग्रेशन 1 होता है। सीमा का मान आपको रखना है 3 से 1, यानी पहले 3 माइनस 1, 3 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, 2, यानी इसका आंसर 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, अगला सवाल क्या है देख लीजिए एक बार। हाँ यहां देखिएगा, चलिए सवाल आपका है सीमा का मान 0 से π/2 cos x, cos का इंटीग्रेशन होता है sin। ठीक है, और x के जगह पर आपको मान रखना है तो पहले π/2 रख दीजिए, 0 रखने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, नहीं तो sin π/2 यानी sin 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 के बराबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, देखिए सवाल आपका है e के पावर x, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है। सीमा का मान कितना रखना है तो 1 से 0, पहले 1 रखना है तो e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर में 1 होगा ज्यों का त्यों, और किसी भी संख्या के पावर में 0 होगा तो उसका मान 1 के बराबर। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा e -1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना बाबू, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, यह सवाल आपका है, देखिए
x है, सीमा का मान है 0 से 3, तो पहले x का इंटीग्रेशन, 1 मिनट, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2। 0 रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा तो सिर्फ 3 रखना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा में 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 बटा में 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9 बटा 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन आ गया है, सीमा का मान है 0 से 2 x² + 1। तो पहले x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, x के पावर 3/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x। 0 रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 0 रखने से आपका मान 0 के बराबर ही हो जाएगा। फटाफट से 2 रख लेते हैं, तो पहले हो जाएगा 2 के पावर 3 बट्टा में 3 माइनस 2, 2 के पावर 3 8 बट्टा में 3 माइनस 2, 2 3 6, यानी हो जाएगा 8 माइनस 6 बट्टा में 3। 8 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा, 2 बट्टा में 3। 8 में से 6 घट गया तो 2 बट्टा में 3। तेरी कैसे हो गया हो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा भाई, 8। हाँ 1 मिनट, ओहो यहां प्लस है ना, सॉरी ये प्लस है, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 8 और 6 14, 14 बटा 3। इसका आंसर हो जाएगा 14 बटा 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था, यहां प्लस था, हम माइनस लिख के आगे बढ़ गए थे, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देख लीजिए एक बार, बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग भी क्वेश्चन को। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए सवाल है कि dx बटा में x + 1, 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, log x। x के जगह पर क्या है ये क्या हो रहा है, log x + 1 इंटीग्रेशन है इसका। अच्छा चलिए, इसमें क्या करना है कि पहले x के जगह पर मान रखना है 1 और फिर रखना है 0, तो कितना हो जाएगा, log x के जगह 1 + 1 माइनस log, देखिए यहां पर log x के जगह 0 रखना है ना, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 2 माइनस log 1। ठीक है, और जैसे ही इसमें से log को बाहर करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 2 बटा में 1, 2 बटा 1 यानी 2 ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका log 2 के बराबर। देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा log 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखिए आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको कई बार हमने बताया है कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और फंक्शन में log cot थीटा हो या फिर log tan थीटा हो। ठीक है, log tan थीटा d थीटा ऐसा करके हो। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में जो है, ये दोनों कंडीशन में दिए गए इंटीग्रेशन का मान हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, दिए गए इंटीग्रेशन का मान हमेशा 0 के बराबर होता है दोनों कंडीशन में, चाहे log tan थीटा हो या फिर log cot थीटा हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, 0 के बराबर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। जब भी ऐसा सवाल देखिएगा आप सीधे ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, यानी 0 के बराबर इसका आंसर लिखिएगा, क्योंकि इसका आंसर 0 के बराबर होता है दोनों कंडीशन में। ठीक है ना, अगला सवाल क्या है देखिएगा, हाँ ये, अरे ये क्वेश्चन तो कई बार हो गया है, फिर भी सीमा का मान 0 से π/2 है, क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा। देखिए समझिएगा कॉन्सेप्ट कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो, जो फंक्शन ऊपर में दिख रहा है वही फंक्शन नीचे में हो और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में दिख जाए। ठीक है ना, सीमा का मान 0 से π/2 हो, और ये खासकर जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं खासकर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए है कि सीमा का मान 0 से π/2 हो,
जो फंक्शन ऊपर में दिख रहा है वही नीचे में दिखे और उसका 90 डिग्री माइनस थीटा उसके बगल में दिख जाए, ठीक है, और सबका पावर सेम हो। इसका पावर 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, पावर सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है, ठीक है ना बाबू। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा π/4 के बराबर होता है। जब भी आप ऐसा देखेंगे इंटीग्रेशन π/4 के बराबर लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अच्छा चलिए देखिए, यहां पर सवाल आपका जो है समाकलन गुणांक का आ गया है, ठीक है ना। अच्छा बीच में नहीं दिख रहा है क्या, कुछ क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा जैसा हमको लग रहा है। 1 मिनट ये कर लेते हैं, इसमें तो लिख रहे हैं, क्वेश्चन ही बीच में दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर लिख देते हैं। कहता है कि आपका समीकरण dy बटा dx यहां लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपका कि dy बटा में dx प्लस 2y अब बराबर में है cos x। अब इसका समाकलन गुणांक आपको निकालना है, ठीक है ना। समाकलन गुणांक निकालना है। देखिए समाकलन गुणांक निकालने की जब भी बात होगी तो आपको बता दें कि यहां पर dy बटा dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए, ठीक है। यदि यहां y है तो यहां भी y होना चाहिए, ठीक है ना। y के साथ कोई फंक्शन या कोई कांस्टेंट होना चाहिए, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है यहां पर 2 है, ठीक है। और यदि कोई फंक्शन होगा तो वो x वाला फंक्शन होना चाहिए। जब यहां y होगा तो यहां x वाला फंक्शन, और इधर भी आपको x वाला फंक्शन दिखना चाहिए। बस जब भी ऐसा फॉर्मेट आपको दिखे और आपको कहे कि इसका समाकलन गुणांक निकालना है, तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ e के पावर में क्या करना है कि y के साथ जो फंक्शन यहां दिख रहा है या जो कांस्टेंट दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन कर लेना है। बस उसका इंटीग्रेशन कर देना है सिर्फ, यानी e के पावर 2 dx कितना हो जाएगा, e के पावर 2x, यही ना होगा। हाँ, y के साथ जो फंक्शन दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, e के पावर में 2 dx, और 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x, यानी इसका समाकलन गुणांक हो जाएगा e के पावर 2x के बराबर, ठीक है। समाकलन गुणांक होगा e के पावर 2x के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट, यहां पर भी कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर मिट गया है, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम लिख देते हैं, स्पष्ट हो जाएगा अभी। देखिए सवाल है आपका कि dy बटा dx, देखिए यहां पर लिख देते हैं, सवाल आपका है कि dy बटा dx प्लस py अब बराबर में क्या है q का समाकलन गुणांक क्या होगा। देख लीजिए फॉर्मेट बिल्कुल सही है, dy बटा dx बिल्कुल अकेला है, यहां y है तो यहां भी y दिख रहा है नहीं, इसके बाद यहां पर आपको जो है फंक्शन दिख रहा है और यहां पर भी एक फंक्शन दिख रहा है, कुछ भी फंक्शन या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ देख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसका समाकलन गुणांक निकालने के लिए हमेशा e के पावर में y के साथ जो फंक्शन या कांस्टेंट आपको दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन, तो e के पावर में p dx, बस e के पावर में p dx, जो p के जगह पर होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चूंकि ये p जो है आपका x वाला फंक्शन होगा इसलिए यहां पर dx लिखने की जरूरत है। अब आप एक चीज देखिएगा, e के पावर py भी आपको दिख रहा है और e के पावर p dx भी दिख रहा है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। y तब होगा जब यहां पर ऐसा आ जाएगा, समझिएगा ठीक से। यदि आपका फंक्शन हो कि dx बटा में dy प्लस px अब बराबर में q, ठीक है ना, कर करेंगे इधर px बराबर में q। जब यहां x दिख रहा है तो समझ लीजिए कि उसके बगल वाला फंक्शन y वाला है, और जब y वाला फंक्शन है तब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर p dy ना। लेकिन यदि यहां y है तो यहां भी y होगा, बगल वाला फंक्शन x होगा, x वाला फंक्शन होगा तो यहां पर हमेशा dx लिखना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी कब होगा, तो जब ऐसा फॉर्मेट रहेगा तब, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
अगला सवाल क्या है, देखिए दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, अच्छा से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा नीचे, हाँ आजा आजा आजा, आ गया। चलिए देखिए, कहता अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस पी वाई आ गया बराबर q का समाकलन गुणांक। अभी आप जस्ट देखे, सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वही तो है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेम क्वेश्चन है, कोई परिवर्तन नहीं है, सेम क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, देख लीजिए यहां पर क्वेश्चन आपका है x dy बटा में dx, ठीक है, माइनस वाई बराबर 2x², और इसका समाकलन गुणांक की बात कर रहा है। देखिए समाकलन गुणांक निकालने के लिए आपको पहले ही बता दिए हैं कि dy बटा dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां देखिए dy बटा dx के साथ क्या लग गया है, x, जो नहीं होना चाहिए था, इसको हटाना है। हटाना बड़ी सिंपल है, जितना आपको दिख रहा है उसी से भाग कर दीजिए, ठीक है, हाँ dy बटे dx के साथ जो दिख रहा है उसी से भाग कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए x से भाग करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, तो कितना बचेगा, बच गया dy बटा में dx, और यहाँ -1 बटा में x इंटू वाई, अब बराबर हो जाएगा, एक x से यहाँ भी कट जाएगा तो कितना 2x ना। अब आपको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला से मतलब है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है सिर्फ इसी से मतलब है। करना है समाकलन गुणांक निकालने के लिए कि e के पावर में y के साथ जो फंक्शन या कांस्टेंट दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन, तो -1 बटा x का इंटीग्रेशन dx। देखिए e के पावर में माइनस जो कहते हो, 1 बटा x का क्या होता है, log x ना, 1 बटा x का होता है log x, ठीक है, log x। अब देखिए माइनस log के आगे में लगल है, यहाँ पर -1 है, तो आपको बता दें कि यदि e के पावर में log हो और log के आगे यदि कोई कांस्टेंट हो तो वो उसके पावर में चला जाता है, log के पूर्णांक के पावर में चला जाता है, बाकी सब खत्म। तो ये -1 x के पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म, यानी यहां हो जाएगा x के पावर -1, पावर का माइनस हटेगा, बटा में चला जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा में x के बराबर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा में x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा, सबका वही कंडीशन है क्या भाई, दिख ही नहीं रहा है यहां पर, एक मिनट, चलिए देखिए, अब शायद आपको दिख रहा होगा, अवकल समीकरण cos² dy बटा dx प्लस y बराबर tan x का समाकलन गुणांक कर रहा है, नहीं, चलिए देखिएगा सॉरी, आपको क्या बोले थे कि dy बटा dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए था, लेकिन यहां पर cos² है, तो ये भी आपको बोले हैं कि जो dy बटा dx के साथ होगा, ठीक है, उसी से आपको भाग कर देना है, तो cos² से भाग कर देंगे, यहां भी cos² से भाग कर देंगे, यहां भी cos² से भाग कर देंगे, ठीक है ना, ये कट जाएगा, 1 बटा cos बराबर क्या होता है, sec² ना, यानी हो जाएगा dy बटा dx प्लस sec² y, ठीक है, सॉरी sec² x y, और बराबर हो जाएगा आपका, ये इधर वाला की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको क्या करना है, समाकलन गुणांक निकालने के लिए e के पावर में इसका इंटीग्रेशन, तो e के पावर में sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e के पावर हो जाएगा tan x, e के पावर में कितना हो जाएगा tan x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, चलिए देखिए, dy बटा dx y बटा x y² बटा x², सिंपल है, 1 बटा x हो जाएगा e के पावर में 1 बटा x dx, ठीक है, अब 1 बटा x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log x ना, e के पावर में हो जाएगा आपका log x, ठीक है, और log x का यहां देखिएगा e के पावर में log है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, ये इसके पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म, यानी x सीधे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखिएगा, वही क्वेश्चन तो है, सेम अभी जो लिखे हैं सेम क्वेश्चन है ना, अभी वाला सेम क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं है। dy बटा dx प्लस y बटा x बराबर x² का समाकलन गुणांक क्या होगा, बता दीजिए आप ही,
यहाँ देखिए ना सब ठीक है, ये बिल्कुल अकेला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल अकेला है, dy बटा डी एक्स, यहाँ पर 1/x है तो e के पावर में 1/x, 1/x का log x होता है ना, e के पावर में हो जाएगा आपका log x। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ये इसके पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, तो सीधे x के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्या है देखिएगा, ठीक है, देखिए dy बटा dx बिल्कुल अकेला है, ये समाकलन गुणांक की बात चल रहा है, dy बटा dx बिल्कुल अकेला है, यहाँ tan x है ना, चलिए कोई बात नहीं है, क्या हो जाएगा e के पावर में tan x का इंटीग्रेशन ना, tan x का इंटीग्रेशन, तो tan का कितना होता है, e के पावर में हो जाएगा log sec x, log sec x, ठीक है, log sec x। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, ये इसके कोणांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म, यानी इसका हो जाएगा सीधे sec x, ठीक है, सीधे sec x। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर, देख लीजिएगा। अगला सवाल क्या है देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब आसान है, एकदम आसान। चलिए देखिए, अवकल समीकरण dy बटा dx की बात कर रहा है, ठीक ना, अवकल समीकरण dy बटा dx की बात कर रहा है और कह रहा है कि dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर q, जहां p और q x के फलन का समाकलन गुणांक क्या होगा। तो अभी तो आप जस्ट देखे हैं कि जब dy बटा dx के रूप में होता है तो यहां पर जो दिख रहा है इस फंक्शन का क्या हो जाता है, e के पावर में इंटीग्रेशन ना, यानी इसका हो जाएगा e के पावर p, सॉरी ये नहीं, यानी e के पावर p dx, e के पावर p dx। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आगे अगला क्वेश्चन। अरे अभी तो जस्ट ये क्वेश्चन चला है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन तो है नहीं, हाँ रिपीटेड क्वेश्चन ही है। देखिए ना, e के पावर में sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यही ना होगा, e के पावर में sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x ना, यानी हो जाएगा e के पावर में tan x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, एक मिनट, तेज क्या है भाग रहा है भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए, अगला सवाल आपका है x dy बटा dx, वही तो है, यहां गौर करके देखिए ना, यहां dy बटा dx के साथ x लगा हुआ है, तो x को हटाने के लिए बटा में लिखना पड़ेगा, बटा में लिखना पड़ेगा, हो तो गया x कट गया, नहीं कितना हो जाएगा, e के पावर में -1 बटा में x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e के पावर में -1 बटा x का इंटीग्रेशन, तो कितना होता है, log x होता है ना। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक नहीं है, -1 है, ये इसके कोणांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब हट जाएगा, x के पावर -1, पावर का -1 हटेगा, बटा में चला जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 बटा में x के बराबर, 1 बटा में x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, चलिए ये वेक्टर का कुछ क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है, वेक्टर का सवाल है, a बराबर है i प्लस 2j तथा b बराबर है 2i प्लस j, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मापांक क्या होगा, यानी दोनों को जोड़ना है। सबसे पहले दोनों को जोड़िएगा, तो a वेक्टर और b वेक्टर को यदि आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, i वाला को i वाला के साथ जोड़ेंगे तो 2i 3i, ठीक है, अब प्लस j वाला को j वाला के साथ जोड़ेंगे तो 2i 3j। अब इसका मापांक निकालना है तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, ठीक है, 18, अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18 यानी 3 रूट 2 ना, 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ये वेक्टर का कुछ सवाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि i प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश निकालिए, i प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश, i प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश। तो इकाई सदिश निकालने के लिए पहले इसका मापांक निकालने की जरूरत है आपको, ठीक है। इसका मापांक हो जाता है 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 ना। हाँ, अब इकाई सदिश निकालना है तो क्या हो जाता है, इकाई सदिश निकालने के लिए जो मापांक निकाले हैं ना, बस उसी मापांक को जो है सदिश जो दिया गया उसके बट्टा में रख दीजिए, तो i प्लस जे के बट्टा में रूट अंडर 2 हो गया इकाई सदिश। जब भी आपको इकाई सदिश निकालना हो किसी सदिश के दिशा में, तो जो दिया गया सदिश है उसके बट्टा में उसी का मापांक लिख दीजिएगा, इकाई सदिश निकल जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा है आपको। अगला सवाल क्या है देखिए, सवाल है कि यहाँ x आई कैप y j कैप z k कैप का मापांक निकालना है। मापांक बड़ी सिंपल होता है निकालना। जो दिया गया सदिश है i के साथ वाला का स्क्वायर, j के साथ वाला का स्क्वायर और k के साथ वाला का स्क्वायर। i के साथ कितना है, x है तो x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, रूट अंडर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। हो गया, मापांक निकल गया है। अगला सवाल क्या है देख लीजिए एक बार। कहता है 0 1 0 2 का स्थिति सदिश। जब भी आपको किसी बिंदु का स्थिति सदिश निकालने के लिए कहे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिए गए बिंदु में आपको बारी बारी से आई जे के सटा देना है। ठीक है, आई जे के सटाने का मतलब समझ रहे हैं, पहला वाला में आई, दूसरा वाला में जे और तीसरा वाला में के सटा देना है। तो जैसे इसमें आई सटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट, आई हो जाएगा। इसमें आई को 1 से गुना करेंगे तो आई ना, ये हो जाएगा आई कैप, और 0 में जे सटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 के कैप, आई कैप प्लस 2 के कैप। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या है देख लीजिएगा एक बार। हाँ, कह रहा है इसका मापांक निकालना है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसका मापांक निकालने की बात कर रहा है। अभी आपको जस्ट बताए हैं मापांक निकालने के लिए रूट अंडर आई के साथ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ है उसका स्क्वायर प्लस के साथ है उसका स्क्वायर। हो गया 49 और 4 53 और 54, ऐसा ही ना है। देख लीजिएगा, 7 के स्क्वायर 49 और 4 53 और 54, यानी रूट अंडर 54। ये होता है 9 छक 54, नहीं 9 गुने 6, 9 का वर्गमूल हो गया 3 और 6 ज्यों का त्यों, यानी इसका हो जाएगा 3 रूट 6। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, 3 रूट 6। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा। एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश। आपको जस्ट बताया अभी कि जब भी स्थिति सदिश की बात करेगा, जो दिया गया बिंदु है उसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा दीजिए, हो गया बात खत्म। पहला के साथ आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। चेक कर लीजिएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिए। कहता है इसका मापांक निकालना है। निकालिए भाई, मापांक निकालने के लिए तो आपको बता ही दिए हैं, रूट अंडर कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 19 का कितना होता है 361 प्लस 25 प्लस 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1 4 और 2 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 1 4, रूट अंडर 422, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है इसकी दिक् कोज्या निकालना है। ठीक है, अच्छा दिक् कोज्या निकालना कितना आसान है आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो जब भी आपको दिक् कोज्या की बात करेगा तो इसका मापांक निकाल लीजिएगा। पहला काम यही कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 9 25 144 169। 169 का वर्गमूल कितना हो जाता है 13, यानी इसका जो आपका मापांक है वो 13 के बराबर निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। इसमें जो कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट के बट्टा में मापांक, ई वाला कांस्टेंट के बट्टा में मापांक, फिर ई वाला कांस्टेंट के बट्टा में मापांक लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 3/13 माइनस 4/13 12/13, 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। ठीक है, 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिएगा, रूट 13 नहीं 13। ठीक है, हाँ चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा। कह रहा है कि इतना तो ए के दिशा में संगत इकाई सदिश। चलिए इसके दिशा में जो है इकाई सदिश निकालने के लिए कह रहा है, तो इकाई सदिश के लिए भी आपको जस्ट बताएं कि पहले इसका मापांक निकालिए। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा रूट अंडर 6। ठीक है, अब इसी के बटा में लिख दीजिए उसके मापांक का मान, तो ये इकाई सदिश निकल गया। यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बटा में रूट अंडर 6, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बटा में रूट अंडर 6।
यहां पर देखिए मिस्टेक है, जे कैप लिख दिया है ना, यहां आई कैप होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा। अच्छा हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ऐसा जब भी आपको चिन्ह दिखेगा ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जब भी चिन्ह दिखेगा समझ लीजिए कि मापांक निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसका मापांक कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और यहाँ 1 है ना, 9 4 13 1 14, यानी रूट अंडर 14 के बराबर इसका मापांक हो जाएगा। अगला सवाल क्या है देखिए, कह रहा है कि 4 5 6 का स्थिति सदिश। अभी आपको जस्ट बताए हैं स्थिति सदिश की बात जब भी करेगा तो आई कैप, दूसरा में जे कैप और तीसरा में के कैप लगा देना है, बात खत्म हो गया। आई कैप जे कैप के कैप लगा दीजिए, हो गया 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है बाबू, अगला सवाल क्या है देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है, सवाल कह रहा है कि ओ ए बराबर इतना है, ठीक है, ओ बी बराबर इतना है, तो ए बी का मान क्या होगा, समझिए ठीक से। ओ ए और ओ बी का मान दिया गया और पूछ रहा है ए बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा इस तरीके से तो आपको क्या करना है कि हमेशा बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है, ठीक है, बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है, यानी बी में से ए को घटाना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ओ बी में से ओ ए को घटा लेना है, हो गया बात खत्म। ओ बी में से ओ ए को घटा लीजिए। देखिए ओ बी में है आपका यहाँ 3 लिख देते हैं, ओ बी का है 3 आई कैप, शायद दिख भी नहीं रहा होगा ठीक से, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है, अब माइनस ओ ए को घटाना है तो कितना है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप अब माइनस 6 के कैप, ठीक है। चलिए घटा दीजिए फटाफट से। देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1 आई कैप, 6 जे कैप में आप प्लस 5 यानी 6 5 11, सॉरी 6 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 ना, तो 1 जे कैप, यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 6 1 7, यानी हो जाएगा 7 के कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप और 7 के कैप, आई कैप जे कैप प्लस 7 के कैप, ऑप्शन नंबर ए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7 के कैप, नहीं, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देख लीजिए एक बार, मापांक निकालना है, निकालिए। मापांक निकालने के लिए कह रहा है तो रूट अंडर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि बिंदु ए और बी की स्थिति सदिश क्रमशः इतना और इतना है तो ए बी का मान क्या होगा। सिंपल है, ए और बी का स्थिति सदिश कह रहा है तो आपको सबसे पहले जैसे ही स्थिति सदिश की बात करेगा तो आपको क्या करना है, इसको सदिश में चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, स्थिति सदिश की जब भी बात करता है, जैसे मान लीजिए कि बिंदु दिया गया है और कह रहा है कि इसका स्थिति सदिश, तो आपको अभी जस्ट बताए हैं कि पहला में आई, दूसरा में जे और तीसरा में के लगाइएगा तो उसका स्थिति सदिश निकल जाएगा। नहीं, देखिए तो ओ ए बराबर हो जाएगा, जब आपको बिंदु दिया गया और उसको सदिश के रूप में चेंज करेंगे तो हमेशा ओ से शुरू करेंगे, तो ओ ए, जैसे ए बिंदु दिया गया है तो ओ ए, बी बिंदु दिया गया है तो ओ बी, ठीक है। ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप, ए ना बिंदु है 1 2 3, आई कैप प्लस 2 जे कैप अब प्लस 3 के कैप, और दूसरा ओ बी बराबर हो जाएगा आपका, यह ना बी वाला बिंदु, -3 आई कैप -4 जे कैप और 0 के कैप होना चाहिए, नहीं होगा। अब आपको कह रहा है कि ए बी निकालना है, अभी आपको जस्ट बताए हैं ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा, 1 मिनट ये क्या हो रहा है, हट, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है ना, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी इसमें से इसको घटाना है, घटा दीजिए ना, -3 -1 यानी कितना हो जाएगा -4 आई कैप, ठीक है, अब -4 और -2 यानी -6 जे कैप सॉरी -3 के कैप, ठीक है, -4 -6 -3, -4 -6 -3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल क्या है देखिए एक बार, मापांक वाला है पूरा एकदम, कितना है 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4,
1 का स्क्वायर 1 49 और 4 53 1 54 रूट अंडर 54 54 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 6, यही ना। चलिए अगला सवाल क्या है, अरे गजब खाली मापांक है भाई, कितना है रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 ना। 49 और 4 53 53 और 9 53 और 9 कितना हो जाएगा 9 3 12 62 यानी रूट अंडर 62 9 9 18 58 4 62, ठीक तो है। अगला सवाल देखिए क्या है, देखिए ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, तो ए प्लस बी निकालना है। ए का मान ये दिया गया है, ठीक है, बी का मान यहां दिया गया है, तो ए प्लस बी निकालना है, मैंने दोनों को जोड़ना है। देखिए यहां पर ऐसे इसका आंसर भी शायद इसमें प्रिंट हो गया है, यहां पर आंसर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन खैर आंसर से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ आंसर से आपको कोई मतलब नहीं। एक मिनट अरे कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन, ये है। चलिए देखिए आंसर से आपको कोई मतलब नहीं, जोड़ दीजिए तो 2 और 1 3 तो हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2j कैप तो हो जाएगा माइनस j कैप 4k कैप और प्लस k कैप तो हो जाएगा 5k कैप, नहीं यानी 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, कह रहा है कि बिंदु मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है तो कितना होता है उसके लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है, ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है तो उसके लिए होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी रूट अंडर -3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 के स्क्वायर 25 यानी कितना हो जाएगा रूट अंडर 50, ठीक है। 50 को 5 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 5 रूट 2 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल चलिएगा, अगला कह रहा है कि शून्य सदिश की दिशा होती है, शून्य सदिश में कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है, मूल बिंदु से आगे मूल बिंदु की तरफ अपरिभाषित, ये अपरिभाषित है, शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है ना, अपरिभाषित है। चलिए अगला सवाल, एक्स वाई जेड का मापांक निम्नलिखित में से कौन है, भाई मापांक निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिएगा, सॉरी ए को, ठीक है ना, मापांक ही तो निकालना है ना। चलिए अगला सवाल क्या है देखिए, अच्छा आप कुछ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन वाले क्लास में आपको बता दिए हैं कि रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 ज्यों का त्यों, ठीक है, 1/2 ज्यों का त्यों, ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहां कह रहा है कि x के पावर 4 को 3 बार डिफरेंशिएशन कीजिए, नहीं x के पावर 4 को 3 बार डिफरेंशिएशन कीजिए। चलिए पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे, होल पावर वाला है, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से 1 कम कर लेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 ना, पावर को आगू में लिखेंगे, ठीक है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से 1 कम कर लेंगे, ठीक है, ये दूसरी बार डिफरेंशिएशन हो गया। तीसरी बार डिफरेंशिएशन 12 दूनी 24x, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 24x के बराबर, ठीक है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, log x के पावर n ना का इंटीग्रेशन, आपको बता दी, सॉरी डिफरेंशिएशन, कि जब log वाला फंक्शन हो, ठीक है, जब आपका log वाला फंक्शन हो और x के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि जो पावर में दिख रहा है उसको ऊपर में रख दीजिएगा और ये x को नीचे में रख दीजिएगा, हो गया डिफरेंशिएशन, यानी इसका हो जाएगा n/x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, 2 × e के पावर 2x, 2 × e के पावर 2x, 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e के पावर वाला का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में लिखना है तो कितना हो जाएगा 4 × e के पावर में 2x, 4 × e के पावर में 2x, ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन
खांसी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चलिए देखिए, e के पावर x माइनस ए, तो e के पावर वाला का इंटीग्रेशन जो करते हो x माइनस ए हो तो क्या, e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ भी जो होता है वो ज्यों का त्यों होता है। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, हाँ इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है sin 2x का, तो साइन का हो जाता है cos, एक मिनट, साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x, x के साथ कांस्टेंट है उसको आगे लिखेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना है, दो पहले से बाहर है, cos का होता है माइनस साइन 2x, इसमें भी देखिए x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखेंगे, यानी हो जाएगा माइनस 4 साइन 2x। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 4 साइन 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, tan x स्क्वायर, ठीक है, तो यहां देखिए दो फंक्शन है, एक tan है एक x स्क्वायर है। tan का क्या होता है सेक ना, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर जो पूर्णांक में है ज्यों का त्यों। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला है कि रूट अंडर कॉट एक्स, आपको बता दिए है कि रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 ज्यों का त्यों, 1/2 ज्यों का त्यों, तो ये तो रूट वाला का हो गया ना। अब कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 रूट कॉट एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला सवाल ये आपका है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए थोड़ा सा। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर हो जाता है 3 साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स x। 3 को बाहर रखिए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा 3 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन रूट एक्स, यही है ना, साइन रूट एक्स, साइन पहले देखिए दो गो फंक्शन है, एगो साइन है एगो रूट एक्स है, तो साइन का हो जाता है कॉस, पूर्णांक में जो है ज्यों का त्यों, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, यानी कॉस रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स, कॉस रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यस, ये अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉसेक स्क्वायर एक्स बटा में कॉसेक एक्स है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा 1 बटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब 1 बटा में कॉसेक स्क्वायर नहीं कॉसेक थीटा, कॉसेक बराबर क्या होता है साइन, तो 1 साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, देख लीजिएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, cos 2x, एक मिनट, हाँ cos 2x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला है, ठीक है। अब बटा में कितना है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इसका हो जाएगा cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, और बटा में कितना है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। गौर करेंगे इधर, ये प्लस वाला एगो से वो कट जाएगा, नीचे देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, जब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग बट्टा वाला में ज्यों का त्यों प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी के बराबर इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल क्या है देख लीजिएगा, ये देखिए dx बटा में x माइनस 1, 1/x का इंटीग्रेशन तो log x होता है ना, तो इसका हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी, log x माइनस 1 प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, हाँ ये है आपका सेक एक्स प्लस tan x। गौर करेंगे इधर,
देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा कॉस, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको, हाँ सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस एक्स, ठीक है। सेक को फिर 1 बटा कॉस एक्स अब प्लस टैन को साइन बटा कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं ना, साइन बटा कॉस एक्स। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 बटा कॉस एक्स ज्यों कहते हो, नीचे में कॉस एक्स को भाग, ये कॉस एक्स का लॉस हो तो कॉस एक्स हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, 1 बटा में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 1 माइनस साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना बाबू। चलिए देखिए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे में क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अब बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स यानी कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए यहाँ पर नीचे में 2 को कॉस है तो साइन बटे कॉस टैन आएगा, 1 बटा कॉस सेक तो हो जाएगा टैन इंटू सेक, टैन एक्स इंटू सेक एक्स, ये क्या हो गया, अभी तो ये बनाए हैं, अच्छा अभी ये बना रहे थे ना। चलिए देखिए इसका हो जाएगा टैन एक्स इंटू सेक एक्स, सेक एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर का होता है टैन और सेक एक्स इंटू टैन एक्स का सेक एक्स हो जाता है, तो टैन माइनस सेक एक्स, टैन एक्स माइनस सेक एक्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिए एक बार, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और आपको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, नहीं ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लीजिएगा एक बार। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, log 2, अरे log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा इसका x इंटू लॉग 2 प्लस सी, x इंटू लॉग 2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x बटा में 1 प्लस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x और नीचे हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर x, 2 से 2 कट गया, साइन बटे कॉस टैन यानी हो जाएगा टैन स्क्वायर x। टैन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इसको चेक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और सेक का कितना होता है टैन ना, ये हो जाएगा टैन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, टैन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन x के पावर 4, देखिए यहां पर x के पावर 4, x के पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा में, हाँ ये बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये कट गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/3 और एक का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, यानी एक्स के पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी, एक्स के पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी को, सॉरी ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार, x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस में c, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा c, ठीक है। अगला सवाल क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सिंपल तो है भाई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, देख लीजिए यहां पर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है। आपको बोले थे कि यदि पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन आ जाए तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो पहला फंक्शन आपको दिख रहा है उसके पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, यानी इसका हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार,
सीमा का मान है a से b dx, यानी हो जाएगा x, एक मिनट, एक का इंटीग्रेशन x, सीमा का मान रखना है पहले b माइनस a। ये तो पहले क्वेश्चन चल गया है भाई, ये रिपीट हो गया क्या? एक मिनट देख लेते हैं, रिपीट हो रहा होगा तो छोड़ देंगे। ये सब रिपीट हो रहा है, ये सब रिपीट हो रहा है, ये टोटल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ, ये सब क्वेश्चन हम लोग किए हैं शुरू में ना, ये टोटल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये भी आपका रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन नया है, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है। चलिए देखिएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सिंपल होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है। यदि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए देखिए, आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना और के वाला अंक को के वाला अंक से गुना कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट निकल गया। 4 तिहाई 12 प्लस प्लस माइनस माइनस ना, 5 दूनी 10, यहाँ 1 है वहां 3 है तो प्लस 3 ना, कितना हो जाएगा -10 अब प्लस 15, यानी 15 माइनस 10 घट के कितना हो जाएगा 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, देखिए आई क्रॉस जे की बात कर रहा है। जब क्रॉस की बात करेगा तो आपको बता दिए हैं एक बार कि क्रॉस के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है, आई जे के। देखिए आई जे है तो इसका के हो जाएगा, आई जे है तो इसका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अगला क्या है देखिएगा, हाँ देखिए एक मिनट, चलिए देखिए पहले यहां ध्यान से देखिएगा, आई को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, क्योंकि एगो डॉट है क्रॉस वाला है, तो आई को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। आई क्रॉस के पहले एक बार यहां पर बना लीजिए डायग्राम, आई जे के, पहले क्रॉस वाला को क्लियर कर लीजिए था, जे के ठीक है, जे के तो इसका आई हो जाएगा ना, अब प्लस जे ज्यों का त्यों, आई के उल्टा हो गया ना, तो इसका हो जाएगा माइनस जे, तो यहां पर माइनस जे कर देते हैं, ठीक है। ओहो क्या है भाई, यहां पर डॉट है और आई जे तो इसका के हो जाएगा, के और डॉट के डॉट के, यहां प्लस होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए। चलिए देखिए, तो यदि डॉट प्रोडक्ट में सेम टू सेम हो तो उसका मान 1 के बराबर, -1 के बराबर, +1 के बराबर, ठीक है। 1 से घट गया कट गया तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, के डॉट के 1 के बराबर, डॉट प्रोडक्ट में सेम टू सेम है तो 1 के बराबर, डॉट प्रोडक्ट में सेम टू सेम है तो 1 के बराबर। अगला सवाल देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कहने का मतलब कि डॉट प्रोडक्ट में यदि आप स्थान को बदल देते हैं तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अगला क्या है देखिए, बिंदु इतना इतना का स्थिति सदिश आई जे के लगाना है, जो आपको पहले ही बता दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। अगला सवाल क्या है देख लीजिए, हाँ ये a+3b और डॉट 2a - b, गौर करेंगे इधर, और इसका आंसर ही छप गया, यहाँ आंसर ही छप गया है, बना लीजिए आप लोग खुद ही बना लीजिएगा, तो आंसर ही छप गया है यहाँ, देखिए ना यहाँ आंसर ही छप गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को चले देखते हैं, इसका मापांक निकालने के लिए कह रहा है, जबकि आप पहले भी निकाल चुके हैं इसका मापांक, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका मापांक भी पहले निकाल चुके हैं आप, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग सब क्वेश्चन अब पहले वाला है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो लगभग जो आपका पूरा था सबका सब कंप्लीट हो चुका है, लगभग आज 100 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा था और उसको भली बात हमने कंप्लीट किया है। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमने आपको पहले ही बोला है कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।